दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों हम शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक की यहाँ एनालिसिस कर रहे थे और यह पूरी हिंदी माध्यम की एक अपने आप में अनोखी सीरीज शुरू हो गई है, जिसका पहला वीडियो पब्लिश हो चुका है। पहले वीडियो को आप देख चुके होंगे। इस दूसरे वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे की बात पर चर्चा करेंगे, आगे की जो कहानी है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और यह कहानी है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की, उसके कितने प्रकार होते हैं और यह कितने भागों में विभाजित है, यह सब कुछ हम यहाँ देख रहे हैं। हमने स्थलीय पारितंत्र को पूरा देख लिया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब चलते हैं जलीय पारितंत्र की ओर, जिसका कुछ हिंट, कुछ आइडिया हम लोग पीछे वाले लेक्चर में ले चुके हैं। यह 3 प्रकार का होता है, ये आपने देखा। 3 प्रकार कौन कौन से थे? एक तो अलवणीय पारितंत्र था, मतलब अलवणीय जल का पारितंत्र था। इसके अलावा समुद्री पारितंत्र था और ज्वार नदमुखी पारितंत्र था, जिसे कि एस्चुरियन पारितंत्र भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अलवण, मतलब जिस जल में लवण नहीं पाया जाता, ऐसे जल का जो पारितंत्र है उसके बारे में। अलवण जलीय पारितंत्र। इस पारितंत्र में लवण की मात्रा, मतलब यह जो जलीय पारितंत्र है, अब जलीय जो शब्द है इसमें जुड़ा रहेगा, तो इस पारितंत्र में लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जो कभी 5 पीपीटी से ज़्यादा नहीं होती। यहाँ जो लवण का स्तर है उसे हमेशा याद रखिएगा, ये 5 पीपीटी से ज़्यादा नहीं होता। ये लवण को नापने का एक मात्रक है, तो इससे ज़्यादा कभी नहीं होता। इसमें झील आती है, झील मतलब मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की भी झीलें होती हैं, ये आप जानते ही हैं। तो मीठे पानी की झीलें, इसके अलावा तालाब, नदियाँ, झरने, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अलवण जलीय पारितंत्र में शामिल है। और इसमें विशेषता यही है कि जो लवण की मात्रा है वो कभी भी 5 पीपीटी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब जो समुद्री पारितंत्र है उसको देख लीजिए। ये लवण की मात्रा के आधार पर ही बटे हुए हैं, इनके अलग अलग भाग बांटे गए हैं। तो समुद्री पारितंत्र में 35 पीपीटी, 35 पीपीटी या उससे अधिक, 35 पीपीटी या उससे ज़्यादा लवण की मात्रा होती है। और इस प्रकार का जो पानी होता है इसे समुद्री पानी कहा जाता है। ये समुद्री जल होता है, इसे समुद्री पारितंत्र भी कहते हैं। इसमें छिछले और खुले समुद्र भी आते हैं, मतलब जो छिछला और खुला समुद्री क्षेत्र होता है वो भी इसका हिस्सा होता है। ये लवणीय मात्रा के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद अंतिम नंबर आता है ज्वार नदमुख का या एस्चुरियन पारितंत्र का। तो आप जानते हैं नदियाँ जो हैं वो जब तीव्र गति से ऊंचे ढाल से नीचे की ओर गिरती हैं, मतलब समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो वहाँ एस्चुरियों का निर्माण होता है, मतलब ढाल वहाँ पर खड़ा होना चाहिए। और जहाँ पर ढाल धीमा होता है, मतलब नदियाँ धीमे ढाल से होते हुए समुद्र में जाकर मिलती हैं, वहाँ डेल्टा बनते हैं। तो एस्चुरी और डेल्टा ये दोनों ही नदियों के समुद्र में मिलने की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर अच्छे खासे एक सघन और समृद्ध पारितंत्र का निर्माण होता है। तो ये ज्वार नदमुखी पारितंत्र है और इसमें लवण की मात्रा अलवणीय पारितंत्र से अधिक होती है, मतलब जो नदी वाला पारितंत्र है उससे ज़्यादा होती है, लेकिन समुद्री पारितंत्र से कम होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का संक्रमण होते हैं, मतलब इसमें नदी के जल का भी गुण पाया जाता है और समुद्री जल का भी गुण पाया जाता है, दोनों का वहाँ संगम होता है। सामान्यतः यह इन 2 पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। आप मैंग्रोव वनों का नाम सुन रखे होंगे, तो एस्चुरी और मैंग्रोव जो है वो इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ये तो बात हुई जो जलीय पारितंत्र है उसके प्रकारों की। अब जलीय पारितंत्र को भी प्रभावित करने के लिए बहुत सारे जलवायविक कारक जिम्मेदार होते हैं। ये कारक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला तो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित हर चीज पर अपना असर डालता है, उसमें जलीय पारितंत्र भी है। जल के अंदर प्रकाश की पहुंच, मतलब पानी के अंदर भी कुछ स्तरों तक प्रकाश पहुंचता है, ये बात आपने सुनी होगी। तो जल के अंदर प्रकाश की पहुंच के आधार पर जलीय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटकर हम देखते हैं। एक तो प्रकाशीय क्षेत्र होता है जिसे कि फोटिक जोन कहा जाता है, और दूसरा अप्रकाशीय क्षेत्र होता है जिसे कि एफोटिक जोन कहते हैं। ये 2 भागों में वर्गीकृत होता है। जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है वो क्षेत्र प्रकाशीय क्षेत्र होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता उसे अप्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। प्रकाशीय क्षेत्र जल की सतह से कुछ मीटर अंदर तक होता है, मतलब जो पानी का ऊपरी हिस्सा है वहाँ से कुछ मीटर अंदर तक ये पाया जाता है। और यहाँ प्रकाश की अच्छी खासी पहुँच होती है, तो स्वाभाविक है जब प्रकाश बहुत अच्छी मात्रा में पहुँचेगा तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत आराम से हो जाएगी। और जो अप्रकाशीय क्षेत्र होते हैं वो प्रकाशीय क्षेत्र के आधार से प्रारंभ होकर तलहटी तक जाते हैं, मतलब नीचे तक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये समुद्र की ऊपरी सतह है और यहाँ पर सूर्य है, तो इसका जो प्रकाश है वो इस सतह से टकराया और पानी के अंदर कुछ दूरी तक पहुँचा, मतलब कुछ परतों तक ये पहुँच पाया,
तो जहाँ तक ये अच्छे से पहुँच रहा है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये निर्बाध तरीके से हो रही है, तो वैसे क्षेत्र को हम प्रकाशीय क्षेत्र कहेंगे। और उसके नीचे का जो हिस्सा है, बचा हुआ दायरा जमीन तक मतलब तलहटी तक, वो अप्रकाशीय क्षेत्र के हिस्से में आएगा। और यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं के बराबर होती है और इसमें केवल श्वसन की क्रिया हो पाती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अच्छी मात्रा में होना जरूरी है। तो सूर्य का प्रकाश भी जलीय पारितंत्र को प्रभावित करता है। ये कम मात्रा और अधिक मात्रा, इससे पारितंत्र निश्चित रूप से प्रभावित होगा। दूसरे नंबर पर जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है टेम्परेचर यानी तापमान। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह वायु से ज़्यादा होती है, ऐसा आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने जाना होगा कि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो हवा से ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि यह वायु की अपेक्षा देर से गर्म होता है। हवा जल्दी गर्म हो जाती है और पानी को गर्म होने में समय लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। यही इसके पीछे मुख्य कारण है। इसलिए जल में रहने वाले जीवों, मतलब जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, उनमें ताप के सहने की क्षमता कम होती है। वो तापमान को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसकी तुलना में जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं वो आसानी से तापमान के चढ़ाव और उतार को बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब ये है कि ये तनुतापी होते हैं। तनुतापी का मतलब वही है कि ये तापमान को सहने की क्षमता नहीं रखते। बहुत कम हो गया तो भी मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी मर जाएंगे। और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो जलीय जीवों पर ही मंडरा रहा है। मतलब सीधा सीधा अगर असर जो है देखा जाए तो वो जलीय जीवों पर ही है। प्रवाल भित्तियों का विरंजन आपने देखा ही होगा। और इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि जलीय पारितंत्र में घट रही हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो तापमान है। तापमान का ज़्यादा असर इन्हीं पर क्यों पड़ता है? क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर पानी की ज़्यादा होती है। पानी इसी वजह से देर से गर्म होता है। ये सब कुछ कारण है। इसके अलावा घुलित ऑक्सीजन की मात्रा यह भी यहाँ जिम्मेदार होती है पारितंत्र को बनाने में और बिगाड़ने में। पानी में ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में होती है, आप जानते हैं। जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन घुलित अवस्था में होती है और जलीय तंत्र में ऑक्सीजन का प्रवेश मुख्यतः जलीय पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से होता है। जो पानी वाले पौधे होते हैं, जलीय पादप होते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो इस वजह से ऑक्सीजन जलीय पारितंत्र में या जलीय तंत्र में प्रवेश करती है। आप जानते हैं कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ उसका ये मुख्य कारक हो जाते हैं। और जलीय जीवों के श्वसन द्वारा भी इसका ह्रास होता है। मतलब जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करते हैं और जो जीव हैं उसे घटाने का काम करते हैं। ये जो क्रिया है ये स्थलीय पारितंत्र में भी होती है और जलीय पारितंत्र में भी होती है। और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को तापमान दो तरह से प्रभावित करता है। ये जो घुली हुई ऑक्सीजन है इस पर तापमान दो तरीके से असर डालता है। पहला तरीका क्या होता है कि ऑक्सीजन गर्म जल में आसानी से नहीं घुलती है, और दूसरा तापमान बढ़ने से समुद्री अपघटक द्वारा, जो समुद्री अपघटक होते हैं उनके द्वारा जो अपघटन की दर है वो बढ़ जाती है। अब अपघटन की दर बढ़ेगी तो इससे क्या असर पड़ेगा? इससे उन्हें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, और जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी जो मात्रा पानी में घुली हुई है वो कम होने लगेगी। और पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा का कम होना ये एक खतरनाक लक्षण होता है। इससे जो जलीय जीव हैं उनके जीवन पर संकट मंडराने लगता है। आपने देखा होगा कभी कभी जो तालाब होते हैं या नदियों के कुछ इलाके होते हैं वहाँ मछलियाँ या जो जलीय जीव हैं वो जल की सतह पे मरे हुए उतर आ जाते हैं, मतलब ऊपर दिखाई देते हैं। तो पता चलता है कि वहाँ घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो गई थी, वहाँ की पानी की गुणवत्ता काफ़ी कम हो गई थी। तो ये खतरनाक लक्षण होता है, ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। और इसके पीछे दो ही कारण जिम्मेदार होते हैं, दोनों कारणों को आपने देखा। इस प्रकार से घुलित ऑक्सीजन का भी पारितंत्र पर असर पड़ता है। इसके अलावा पारदर्शिता ये भी एक मुख्य कारक है। ट्रांसपेरेंसी जो होती है, जल में जो निलंबित कण होते हैं या जो पादप प्लवक होते हैं उनकी अधिकता की वजह से प्रकाश की पहुंच अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। कहने का मतलब समझ रहे हैं? प्रकाश तभी पहुंचेगा जब रास्ते में कोई बाधा ना हो। जैसे मान लीजिए ये समुद्र की सतह है या नदी की सतह है, इस पे ढेर सारी जलकुंभी जैसी वनस्पतियां उगाई या बहुत सारे शैवाल इसको ऊपर से घेर लिए, तो जो सूर्य का प्रकाश आसमान से या अंतरिक्ष से यहाँ पहुँच रहा है वो अंदर की सतह में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। अंदर की सतह में प्रवेश करने के लिए आवश्यक क्या है कि ये ऊपरी सतह साफ हो जाए, जो वनस्पतियाँ और शैवाल यहाँ घेरे हुए हैं वो यहाँ से हट जाए। तो इस वजह से भी पारदर्शिता पर असर पड़ता है, और पारदर्शिता पर जब असर पड़ता है तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बाधित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण ठीक तरीके से नहीं हो पाता।
और जब प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा तो जो जलीय पारितंत्र है उस पर बुरा असर पड़ेगा, ये बात आप समझ सकते हैं। पोषक तत्वों का स्तर भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जलीय पारितंत्र होते हैं उनमें बेहतर वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की भी एक संतुलित मात्रा का होना आवश्यक है। जो जल में घुले हुए पोषक तत्व हैं उनकी भी मात्रा यहाँ एक संतुलित होनी जरूरी है। बहुत ज़्यादा संतुलन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होना यह भी असंतुलन का ही सूचक है, और बहुत कम मात्रा में होना यह भी एक खतरनाक लक्षण है। तो पोषक तत्वों का भी एक निश्चित मात्रा में होना जरूरी है। तो यहाँ तक हमने जलीय पारितंत्र के बारे में देखा, और इस जलीय पारितंत्र में हमने अलग अलग जो प्रभावित करने वाले कारक थे और इनके जो प्रकार थे उनके बारे में अध्ययन किया। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, तो आइए पहले उसे देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और देखेंगे हम आर्द्र भूमि पारितंत्र के बारे में, जो कि जलीय पारितंत्र का ही एक हिस्सा है। तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है, और ये सभी कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के माध्यम से चल रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं और घर बैठे आप अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप देना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर से उन पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन करके पता कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ही आपके पास जरिए हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसे आप अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन है और जितनी भी अध्ययन सामग्री वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी वो पूरी तरह से निःशुल्क होगी, और आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। इसके अलावा जितने भी सूचनाएँ हैं, जितनी भी बातें आपसे साझा करनी होगी जो कि यूट्यूब पर कभी कभी नहीं कही जा सकती, वो यहाँ पे कही जा सकती हैं, और आप वहाँ जुड़े रहेंगे तो आप जानते रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। और इस अपडेट के अलावा वीडियो के लिए आपके पास दूसरा माध्यम है यूट्यूब। यूट्यूब पर कई चैनल चल रहे हैं, आप जानते हैं। एक तो पुराना चैनल है, पुराना चैनल कौन सा, जिस पर कि आप वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा एक बैकअप चैनल बना है, और एक करंट अफेयर का चैनल है, एक और नया बन गया है। तो इन सब चैनलों से आप जुड़े रहिए, इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लीजिए। तो जो नोटिफिकेशन है, जो सूचनाएँ हैं, वो आप तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेंगे। और इसे पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने से आपके खुद के बनाए नोट्स तैयार होंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आर्द्र भूमियों के बारे में। यह जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, और भूमि का मतलब होता है जमीन। तो यह नमी युक्त जमीन होती है, ऐसी जमीन होती है जो कि पानी को सोख लेती है, पानी की एक प्रचुर मात्रा को अपने अंदर धारण की हुई होती है। यह दलदली अवस्था में होती है, मतलब इसमें पानी की बहुतायत होती है, लेकिन ये पूरी तरह से जलीय अवस्था नहीं होती है। ये स्थल और जल बीच के मतलब दोनों के बीच की स्थिति है। स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र दोनों के बीच का ये संक्रमण क्षेत्र होती है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो आर्द्र भूमियाँ न तो गहरे जलीय तंत्र हैं और न ही स्थलीय पारितंत्र हैं, बल्कि ये वैसे दलदली या जलीय क्षेत्र हैं जहाँ साल भर या साल के कुछ महीनों में, पूरे वर्ष भर ही रहना आवश्यक नहीं है, वर्ष के कुछ महीनों में भी अगर रहता है, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ पानी, मीठा या खारा पानी, या समुद्री या गैर समुद्री पानी यहाँ जमा होता है। इतनी चीज़ें यहाँ कंडीशन के रूप में दी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्द्र भूमियाँ कहते किसे हैं? आर्द्र भूमियाँ वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर दलदल जैसी स्थिति होती है, दलदल पाया जाता है। और दलदल कब बनेगा? जब पानी रुकेगा। किसी जमीन पर जब पानी लंबे समय तक रुकेगा तो वहाँ दलदल का निर्माण होगा, वहाँ की जमीन पानी सोख लेगी और कुछ पानी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ अगर आप पैर रखते हैं तो आपके धंसने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस तरह का जो क्षेत्र होता है ये आर्द्र भूमियों में गिना जाता है। अब यहाँ पूरे साल भर जल का जमाव रह सकता है या फिर वर्ष के कुछ महीने रह सकता है। और ये जो पानी है ये खारा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है, और ये पानी शांत भी हो सकता है और बहता हुआ जल भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियाँ इसमें पाई जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आर्द्र भूमियों में गिनी जाती हैं। और गहराई जो है वो निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से, अगर समुद्र की बात की जाए तो इनकी गहराई जो है वो निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक की नहीं होनी चाहिए। ये आर्द्र भूमि होने के लिए स्थितियां हैं। और आर्द्र भूमियों को हम सरल रूप में गहरे जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण का क्षेत्र कह सकते हैं। ये संक्रमण का क्षेत्र तो है ही है, इसमें जो स्थलीय पारितंत्र है उसके भी गुण पाए जाते हैं और जो जलीय पारितंत्र है उसकी भी उपस्थिति मिलती है। और आर्द्र भूमियों में छिछले बाढ़ के मैदान, दलदली और कीचड़ युक्त क्षेत्र, इसके अलावा जो झील के छिछले क्षेत्र होते हैं वो भी शामिल होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। झील के विपरीत
झील जो होती है वो एक जलीय पारितंत्र है, ये आप जानते हैं। तो झील के विपरीत ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, इनमें अनेक जलीय और स्थलीय जीवों का आवास होता है। न सिर्फ जलीय जीव बल्कि जो स्थलीय जीव हैं वो भी यहाँ अपना ठिकाना बनाकर रहते हैं। खास तौर पे कई पक्षी, इसके अलावा मछलियाँ और बड़े जो कशेरुकी प्राणी हैं, जो कशेरुकी प्रजाति के प्राणी हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए इनकी जो पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है और जो जैव विविधता होती है वो झील की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। ये पारिस्थितिकी दृष्टि से या जैव विविधता की दृष्टि से ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र होते हैं। और आर्द्र भूमियों में उगने वाले जो जलीय पौधे होते हैं, जो कि नग्न आँखों से, मतलब सामान्य आँखों से हम जिन्हें देख सकते हैं, उन्हें मैक्रोफाइट कहा जाता है। ये आर्द्र भूमियों में उगने वाले सामान्य जलीय पौधे होते हैं। ये हमें सामान्य आँखों से, मतलब बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की मदद लिए दिखाई दे जाते हैं और इन्हें हम मैक्रोफाइट कहते हैं। इनका नाम मैक्रोफाइट होता है। पारिस्थितिकी व्यवस्था बनाए रखते हुए ये पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण और जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करते हैं। मतलब ये जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय करने का भी काम करते हैं। ये एक तरह से दो काम करते हैं। एक तो जमीन का जो पानी का स्तर होता है, जो भूजल स्तर होता है, उसको रिचार्ज करने का काम करते हैं, रिफिल करते हैं। और दूसरा, जो नदियों के अंदर या समुद्र के अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, मतलब पानी के अंदर जो विषैले तत्व होते हैं, उनको सोख कर उसे शुद्ध करने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें प्रकृति की किडनी कहा जाता है। ये प्रकृति का वृक्क होते हैं। जैसे हमारे शरीर में वृक्क का कार्य होता है हमारे रक्त को छान कर साफ करना और जो अशुद्धियां हैं उसे शरीर से बाहर निकालना। अगर किडनियां खराब हो जाए तो मनुष्य का शरीर जो है वो यूरिया से भर जाएगा। तो उसी तरीके से आर्द्र भूमियां भी ठीक वही काम करती हैं हमारी नेचर के लिए। आर्द्र भूमियां अवसादों को रोकती हैं। जो अवसाद नदी को गहरा होने से रोकते हैं, उन्हें आर्द्र भूमियां अपने अंदर जमा लेती हैं। इससे नदियां जो है वो गहरी बनी रहती हैं, उनमें छिछलापन नहीं आता। और ये बाढ़ के प्रभाव को कम करती हैं और मृदा अपरदन को भी रोकती हैं। तो आर्द्र भूमियां बहुत तरीके से हमारी सहायता करती हैं और यही कारण है कि वर्तमान समय में पर्यावरण का एक बड़ा हिस्सा आर्द्र भूमियों के रूप में प्रचलित है और सरकार इस पर काफ़ी ध्यान भी दे रही है। पूरा विश्व इस पर बहुत ज़्यादा केंद्रित है। आर्द्र भूमियों से होकर जो बहने वाला जल है, उसमें अशुद्धियाँ और जो अन्य प्रदूषित पदार्थ हैं, मतलब जितने भी बुरे पदार्थ हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से और नदियों के जल के लिए घातक हैं, वह इसी में फंस जाते हैं। क्योंकि ये दलदली इलाका होता है तो ये अपने अंदर जो कचरा है उसको फंसा लेता है और इस वजह से ये प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। मतलब ये प्यूरिफायर होते हैं। ये दो प्रकार की हो सकती है, मतलब आर्द्र भूमियों में भी दो वैरायटी हो सकती है। एक तो अंतःस्थलीय होते हैं, मतलब इनलैंड जिन्हें कहा जाता है, और एक तटीय होते हैं जिन्हें कि कोस्टल कहा जाता है। तो ये वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियाँ दो प्रजातियों में बटे हुए हैं, मतलब दो भागों में इनका विभाजन करके देख सकते हैं। एक तो अंतःस्थलीय होती है, दूसरी तटीय होती है। और भारत में जो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ हैं उनका कुल क्षेत्रफल तटीय आर्द्र भूमियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कुल क्षेत्रफल की तुलना में थोड़ा सा अधिक है। आर्द्र भूमियों को दो हिस्सों में बांटा गया, आपने देखा, एक तो अंतःस्थलीय है, दूसरा तटीय है। अब जो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ हैं, मतलब जो अंदर वाली हैं, आंतरिक क्षेत्र में पाई जाने वाली हैं, उसमें भी दो प्रकार के भाग मिलते हैं। एक तो झील होती है, झील, तालाब, इसके अलावा गोखुर झील भी इसमें आती है। गोखुर झील के बारे में आपने देखा होगा। और जो दलदल और कीचड़ युक्त जमीन होती है वो भी इसी में गिनी जाती है, मतलब अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों में ही उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो जलाशय है वो भी इसी का हिस्सा है। ये तो बात हुई अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों की। अब अगर तटीय की बात करें, जो तटवर्ती होती हैं, तो उनमें भी दो प्रकार है। एक तो मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्तियाँ, क्रीक, लैगून, इस तरह की जो मतलब बनावटें होती हैं, मतलब इस तरह की जो चीज़ें पाई जाती हैं वह होती है इसमें। मैंग्रोव और एस्चुरी ये तटवर्ती आर्द्र भूमियों का ही हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जलीय कृषि ये भी तटीय आर्द्र भूमि का ही एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने आर्द्र भूमियों की दो अलग अलग प्रजातियों को देखा और इनके अंतर्गत भी जो विभिन्न विभाजन थे उनको देखा। अब आर्द्र भूमियों के संदर्भ में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की जो चर्चा है और रामसर कन्वेंशन, इसकी चर्चा आगे के अध्यायों में होगी। इसमें हम संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं तो इतना ही देखते हैं। और आर्द्र भूमियों के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा है। अब चलते हैं मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र की ओर। यहाँ तक हमने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा की है। अब मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनको देखते हैं। अभी आर्द्र भूमियों की जो चर्चा है वो पूरी नहीं हुई है। आगे के जो चैप्टर है उनमें हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और जो रामसर कन्वेंशन है और जो नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है उन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें दो तरह के होते हैं, मतलब ये भी दो प्रजातियों में बटे हुए हैं, दो भागों में बटे हैं।
एक तो सौर ऊर्जा पर निर्भर होता है और दूसरा जीवाश्म ईंधन पर निर्भर होता है। सौर ऊर्जा पर निर्भर कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र हैं? तो एक तो खेत है, इसके अलावा तालाब, इस तरह के जो मानव निर्मित मतलब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो सौर ऊर्जा पर आश्रित होते हैं, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने वाले ये दूसरे प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जैसे कि नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र। ये भी मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन ये जीवाश्म ईंधनों पर ज़्यादा आश्रित होते हैं। हालांकि सौर ऊर्जा पर सभी निर्भर है, सौर ऊर्जा के बिना इसमें से किसी का भी संचालित होना ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जीवाश्म ईंधन पर इनकी निर्भरता ज़्यादा होती है। यहाँ तक हमने मानव निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उन्हें देखा। अब इसके बाद देखिए आत्मनियमन को। ये जो होमोस्टेसिस है इसको देखते हैं, ये है क्या? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलन को बनाए रखने की क्षमता। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह संतुलन किस प्रकार से बनाता है और उसकी क्षमता इस मामले में कैसी होती है, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं आत्मनियमन का। इसका अर्थ होता है अपने स्वयं के कार्य प्रक्रियाओं को विनियमित करना, उसे नियंत्रित करना। तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, ये बात आपने सुनी होगी। तो वैसे ही यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह भी अपने संतुलन को खुद बनाने का कार्य करता है और उसी के क्षेत्र में हम नाम लेते हैं आत्मनियमन का। ये काम हम मनुष्यों को भी करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा हमें जो वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं, वैसे तो उनकी कोई गिनती ही नहीं है। प्रकृति हमें क्या क्या देती है ये हम गिन कर नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं उन्हें हम बता सकते हैं, उन्हें देखते हैं। तो भोजन, पहली चीज़ भोजन देती है। इसके अलावा ईंधन मिलता है, आश्रय मिलता है, जो रहने का ठिकाना हमारा है वो भी प्रकृति द्वारा ही यानी पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा ही दिया हुआ है। इसके अलावा निर्माण की सामग्री, जो घर बनाने के लिए या जो भी आश्रय हमारा है उसके निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो भी हमें पारिस्थितिकी तंत्र ही उपलब्ध कराता है। जैसे आपने मकान बनवाया तो आपको क्या लगता है कि आपने बैंक बैलेंस में से पैसे निकाले और बहुत सारे पैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, किसी ठेकेदार को दे दिए और मकान बन गया? बिल्कुल नहीं। मकान तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि उसमें प्राकृतिक अवयव न शामिल किए जाए। आपको बालू चाहिए होगा, आपको ईंटें चाहिए होंगी, सीमेंट चाहिए होगा, ये सब कुछ बिना प्राकृतिक घटकों के बनेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का अहम योगदान है। इसके अलावा हवा और पानी, ये सब तो है ही है। ये सब चीज़ें हमें पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा प्राप्त होती हैं। और यही नहीं, ये तो बहुत सीमित दायरा है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र हमें देता है, लेकिन हम उसकी कद्र नहीं करते, उसका अंधाधुंध दोहन करते हैं और यही नतीजा है कि आज हम परेशान हो रहे हैं अपने ही क्रियाकलापों से। अब देखिए यहाँ पे इकोटोन की परिभाषा दी हुई है। संक्रमिका या इकोटोन कहते किसको है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए संक्रमिका या इकोटोन यह एक ऐसा पारिस्थितिकी क्षेत्र या परिसीमा है जिसमें दो या अधिक मतलब दो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ऐसे पारिस्थितिकी तंत्रों का संगम होता है। ये दोनों यहाँ आकर मिलते हैं। इसे सरल भाषा में आप देख लीजिए तो दो या दो से अधिक जो अलग अलग पारितंत्र हैं उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ एक खास बात है, इनका मेल तो आपस में होता ही है। दो अलग अलग प्रकार के पारितंत्र एक जगह आकर मिलते हैं, संक्रमण होता है। और यहाँ जहाँ संक्रमण क्षेत्र होता है वहाँ का जो जैव विविधता का स्तर है वो ज़्यादा होता है, उच्च होता है, और यही क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसी को हम इकोटोन कहते हैं और इसीलिए इसे हिंदी में संक्रमिका कहा गया है। ये संक्रमण क्षेत्र है। जैसे कि मैंग्रोव हो गए, मैंग्रोव में आपको एक तो आर्द्र भूमियाँ वहाँ पाई जाती हैं, तो स्थलीय और जलीय पारितंत्र दोनों वहाँ मिले होते हैं। दूसरा नदी का पारितंत्र और जो समुद्री पारितंत्र है उसका भी वहाँ संगम पाया जाता है। और यही कारण है कि जो मैंग्रोव जंगल होते हैं वहाँ जैव विविधता काफ़ी समृद्ध होती है। यहाँ आप उसी का उदाहरण देख सकते हैं। मैंग्रोव वन ये जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र होते हैं। यह एक इकोटोन कहला सकते हैं, मतलब इन्हें निश्चित रूप से इकोटोन कह सकते हैं। इसके अलावा एस्चुरी को आप इकोटोन कह सकते हैं। लैगून वाला जो क्षेत्र होता है वो भी इकोटोन होता है। घास का पारितंत्र भी इकोटोन होता है, वह भी मरुस्थल और वन दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। तो यह भी इकोटोन का ही हिस्सा होता है। जहाँ भी दो अलग अलग प्रकार के पारितंत्रों का मेल हो रहा हो वहाँ पर इकोटोन का निर्माण होगा और वहाँ निश्चित रूप से जो जैव विविधता है वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होगी। अब एक इकोटोन पतली संकरी पट्टी से लेकर मतलब एक पतले क्षेत्र से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हो सकता है। मतलब ये बहुत छोटा दायरा भी हो सकता है और बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि दो पारितंत्रों के मिलने से संक्रमण क्षेत्र में बदलाव की गति तीव्र भी हो सकती है और मध्यम भी हो सकती है। अगर बदलाव तेज होगा तो जो पारितंत्र है वो पतला होगा, संकरा होगा,
और अगर ये बदलाव बहुत धीमा होगा, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होगा दोनों अलग अलग पारितंत्रों के मिलने से, तो वहाँ जो इकोटोन का दायरा है वो बढ़ जाएगा, ये विस्तृत हो जाएगा। और एक विकसित इकोटोन में कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो उन पारितंत्रों में भी नहीं मिलती जिनके मिलने से इन इकोटोन का निर्माण होता है। मतलब ये अपने आप में अनोखे क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी जीव मिलते हैं जो अपने आप में विचित्र होते हैं। ये दोनों जो संक्रामक पारितंत्र हैं उनमें भी नहीं पाए जाते, ये सिर्फ उसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं जहाँ इकोटोन बनते हैं। और कभी कभी कुछ प्रजातियों की संख्या या उनका जन घनत्व अपने चारों ओर के जैविक समुदायों से भी ज़्यादा हो जाता है। और यही जो स्थिति है, मतलब जब जो कुछ प्रजातियां हैं उनकी संख्या या जन घनत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, अपने आसपास के समुदाय से कहीं ज़्यादा वहाँ उस क्षेत्र में बढ़ जाए, तो इसे कोर प्रभाव कहा जाता है। इंग्लिश में आप इसे एज इफेक्ट कह सकते हैं। ये कोर प्रभाव है। और इसी क्षेत्र में जो जीव या प्रजातियां सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं उन्हें कोर प्रजाति कहा जाता है। कोर प्रभाव से ही बना है कोर प्रजाति। तो जो प्रजाति यहाँ बहुतायत है, जिसकी सघनता सर्वाधिक है, उसे कोर प्रजाति के रूप में देखते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जिन्हें कि समझना ज़रूरी है, इनसे प्रश्न बनते हैं। कोर प्रजाति और कोर प्रभाव को आप समझ लीजिए। ये होते क्या है, तो ये कुछ प्रजातियों की संख्या या उनके जन घनत्व के बढ़ जाने से उत्पन्न होते हैं। और जो प्रजाति यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में या सघन रूप से पाई जाती है उसे ही हम कोर प्रजाति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसे और आगे देख लेते हैं। यहाँ आप PDF में भी उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। ये अत्यधिक संकरे और अत्यंत चौड़े हो सकते हैं, दोनों स्थितियाँ इसमें हो सकती हैं। एक रिवीजन के तौर पे देख लीजिए जल्दी जल्दी। इनमें निकटवर्ती पारितंत्रों की मध्यवर्ती परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब जो दो पारितंत्र यहाँ आकर मिलते हैं, दोनों की यहाँ पर गुण मतलब स्थितियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पर तनाव जैसी स्थिति होती है, क्योंकि दो अलग अलग गुण या दो अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो यहाँ आकर संक्रमित होती हैं। और एक सुविकसित इकोटोन में, जो एक पूरी तरह से विकसित, पूरी तरह से डेवलप इकोटोन होता है, उसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आसपास के समुदायों से पूरी तरह से अलग होते हैं, ये भी आप देख चुके हैं। और जो कोर प्रभाव है उसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं, उसी का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कोर प्रभाव और कोर प्रजातियाँ किसे कहते हैं ये आपने सुना। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, स्थलीय पारितंत्र में कोर प्रभाव विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। ये जो कोर प्रभाव का यहाँ नाम लिया गया और इसकी परिभाषा हमने देखी, ये पक्षियों पर ज़्यादा लागू होता है स्थलीय पारितंत्र में। और देख लीजिए, पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण, जो पर्यावास होता है उसमें किसी भी प्रजाति का जो कार्यात्मक लक्षण होता है उसे निकेत कहते हैं। निकेत की यहाँ परिभाषा दी हुई है और ये विशिष्ट परिभाषा है, इसे ध्यान दीजिएगा। किसी पर्यावास में दो प्रजातियों का निकेत एक समान नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक है, दो प्रजातियों का जो लक्षण है वो एक जैसा नहीं होगा, तो निकेत भी एक जैसा नहीं होगा, उनका जो निच है वो एक जैसा नहीं होगा। ये बात हमने देखी। अब देखेंगे हम बायोम को, और बायोम की चर्चा हम यहाँ विस्तार से करेंगे। देखिए, बायोम असल में होते क्या है। ये जो बायोम शब्द लिया गया है इसका मतलब क्या है, तो सभी पौधे, मतलब जितने भी पौधों की प्रजातियां होती हैं, और सभी जंतु पर्यावरण से संयुक्त क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। आप जानते हैं कि जो जीव होते हैं, मतलब जैविक कारक होते हैं, वो अपने पर्यावरण से संबंध रखते हैं, यानी उसके साथ क्रिया करते हैं। और समान जलवायुविक स्थितियों में, मतलब जब जलवायुविक परिस्थितियां, जो जलवायु की स्थितियां हैं वो एक जैसी हों, एक समान हो, तो उसमें भी कुछ समुदाय चरमावस्था में पहुंचते हैं। उनकी जो स्थिति है वो क्लाइमेक्स में पहुंच जाती है, चरम अवस्था में पहुंच जाती है। और शेष जो है वो अनुक्रमण की स्थितियों में रहते हैं। मतलब शेष जो स्थितियां हैं, शेष जो प्रजातियां हैं, उनकी स्थिति अनुक्रमण में रहती है। अनुक्रमण की अलग अलग अवस्थाओं में वो एक साथ विकसित हो सकते हैं। एक क्षेत्र में अनेक समुदायों का यह जो जाल है, यही बायोम कहलाता है। बायोम एक जैविक कटिबंध की तरह होता है। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ आप PDF में देख लीजिए। देखिए, जैवमंडल का स्थलीय भाग जो कि विशाल क्षेत्रों में विभाजित है, यह जलवायु, वनस्पति, पशु जीवन और सामान्य मिट्टी के द्वारा चित्रित किया जाता है। यह सब बायोम का हिस्सा है। लेकिन अगर आप परिभाषा के तौर पे देखेंगे तो यही परिभाषा है कि इसमें समान जलवायुविक दशाएं जो है होती हैं, जलवायु की जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जो समुदाय हैं वो अपनी चरम अवस्था में, यानी क्लाइमेक्स स्टेज में पहुंच जाते हैं, और जो शेष बचते हैं वो अनुक्रमण की स्थिति में होते हैं, यानी सक्सेशन की स्थिति में होते हैं, और उनका विकास एक साथ होता है। यानी कुछ जो प्रजातियां हैं वो पूर्ण विकसित होती हैं और कुछ जो है वो अल्प विकसित होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ रहते हैं। और खास बात यह है, जो सबसे यहाँ पर रोचक बात है, कि जलवायु वहाँ भिन्न भिन्न नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा विकसित हो गए उन्हें अच्छी जलवायु मिल गई। जलवायु की दशाएं हर स्थान पर एक जैसी होती है। तो यह जो कंडीशन है ये बायोम कहलाती है।
ये पूरा एक जाल होता है और बड़ा जटिल होता है। इसमें अनेक समुदाय शामिल होते हैं और बायोम एक प्रकार का जैविक कटिबंध होता है, इसीलिए इसे जैविक कटिबंध कहा गया। कुछ खास बातें बायोमों के बारे में यहाँ आप देखिए। कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते, तो होंगे भी नहीं, इनमें विभिन्नता तो होगी ही, क्योंकि दो जीव ही जब एक जैसे नहीं हो सकते तो बायोम कहाँ से होंगे। इसके अलावा जलवायु एक बायोम की सीमाओं और उनमें पाए जाने वाले प्रत्येक पौधे और जानवरों की बहुतायत को निर्धारित करती है। जलवायु यहाँ मुख्य निर्धारित करने वाला कारक होती है। और ये किसकी मात्रा को निर्धारित करती है, तो जो पौधे होते हैं और जो जीव होते हैं दोनों को। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक या जलवायु संबंधी कारक यहाँ पे तापमान और वर्षा है। ये महत्वपूर्ण जलवायु के कारक है। तापमान का वितरण ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है और दूसरे नंबर पर प्रभावित करती है वर्षा। और तापमान और वर्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जलीय क्षेत्रों को बायोम नहीं कहा जाता, ये केवल स्थलीय इलाकों में ही सीमित होते हैं। जलीय क्षेत्र जो है वो बायोम नहीं कहलाते। विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुख्य अंतर लवणता, पोषक तत्वों के स्तर आदि के कारण होता है। यहाँ जो अंतर होता है उसमें मुख्य अंतर लवणता के आधार पर किया जाता है और पोषक तत्वों के स्तर के आधार पर किया जाता है। तो ये कुछ खास बातें हमने बायोमों के बारे में देखी। और बायोम एक प्रकार के जैविक कटिबंध होते हैं जहाँ पर दो अलग अलग या विभिन्न प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। उसमें से जो कुछ प्रजातियां हैं वो बहुत ज़्यादा चरम अवस्था तक विकसित हो जाती हैं, यानी अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेती हैं, और कुछ अभी अल्प विकास की अवस्था में रहती है, मतलब धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, जबकि जलवायु की दशाएं एक समान रहती हैं। तो ये कंडीशन, ये जो जाल है, ये बायोम कहलाता है। अब देखिए, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा हो रही थी, तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी कुछ विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया गया है और इन विशेषताओं को हम पीछे ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ उसी के बारे में थोड़ा और वन लाइनर चर्चा है, उसको भी देख लेते हैं। अलवणीय जो जलीय पारितंत्र है इसके बारे में आपने देखा है। बहता हुआ पानी और सरोवर का पानी, सरोजल मतलब तालाब का पानी, ये इसका हिस्सा है। इसमें झरने आते हैं और इसके अलावा नदी की धाराएं आती हैं। इसमें दलदल भी शामिल होते हैं, बशर्ते वो दलदल जो है वो मीठे पानी के द्वारा बने हुए हों। खारे पानी से अगर बनेंगे तो वो खारे जल का पारितंत्र हो जाएंगे। और इनकी जो भौतिक और रासायनिक विशेषताएं होती हैं, इसके अलावा जो जैविक स्थितियां होती हैं वो आपस में काफ़ी अलग अलग होती हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगर आप नोट्स इससे बनाना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद समुद्री पारितंत्र को देखिए। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह कैसे बनता है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग जो 3/4 हिस्सा है वो महासागरों से घिरा हुआ है, मतलब मैक्सिमम हिस्सा पानी है और रहने योग्य जो जमीन है वो 1/4 ही है। तो समुद्री पारितंत्र इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा विस्तृत और व्यापक होगा। इसमें ज्वार नदमुख का नाम आता है, जिसे कि हम एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरियन पारितंत्र के बारे में हमने पीछे जिक्र किया था। ज्वार नदमुख वह स्थान है जहाँ नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं और ज्वार नदमुख नदी और समुद्र दोनों से ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र होते हैं। दोनों का यहाँ संक्रमण होता है और दोनों से इनकी उत्पादकता सर्वोच्च होती है, ज़्यादा होती है। ज्वार नदमुख के उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो इसमें नदमुख यानी नदी का मुख, इसके अलावा तटीय जो कड़ियाँ होती हैं, अनूप वन आते हैं, लैगून क्षेत्र होते हैं और डेल्टा होते हैं। ये सब ज्वार नदमुख के उदाहरण होते हैं। यहाँ की जो जैव विविधता होती है वो काफ़ी प्रचुर होती है, इसे आपने देखा। आगे चलते हैं। इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसे पॉज करके यहाँ नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं जैवमंडल को, जो कि इस अध्याय का अंतिम विषय है। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, इसे आप इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। और यह जो जैवमंडल है यह भी संक्रमण क्षेत्र होता है। किसका? स्थलमंडल का, वायुमंडल का और जलमंडल का। तीनों के यहाँ संयोग से बनता है जैवमंडल। इसे आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। 3 गोले बना लीजिए। आपने समुच्चय सिद्धांत अगर पढ़ा होगा तो उसमें इस तरह के चित्र वैन आरेख में आपने बहुत कुछ देखे होंगे। अगर मान लीजिए ये स्थलमंडल है, ये वाला स्थलमंडल है, और ये जो है ये वायुमंडल है, और ये जो है ये जलमंडल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बीच का इनका संक्रमण क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा जैवमंडल। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये जैवमंडल है और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, बायोम के समूह को जैवमंडल कहा जा सकता है। अभी तक हमने बायोमों के बारे में देखा, तो उनका जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, उसे ही हम यहाँ जैवमंडल कह सकते हैं। और यह जैविक और अजैविक समुदायों के बीच का अंतर संबंध होता है, मतलब इनमें जैविक और अजैविक समुदायों के बीच संबंध जो होता है उससे इनका निर्माण होता है। यह बड़े और जटिल
मतलब बड़े आकार के भी होते हैं और काफ़ी उलझे हुए होते हैं। इस प्रकार के ये पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यह पृथ्वी के तीनों, मतलब तीनों का मतलब है स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, इन तीनों परिमंडलों का मिलन स्थल, मतलब जहाँ पे ये मिलते हैं। आपने अभी चित्र देखा है, ये वाला चित्र, तो जहाँ पे इन तीनों का मिलन होता है, मतलब स्थल मंडल का, वायुमंडल का और जल मंडल का जहाँ मिलन बिंदु होता है, वहाँ पर ये बनते हैं, मतलब वहाँ पर इनका निर्माण होता है। और उसके साथ साथ मतलब सिर्फ मिलन होना ही आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वहाँ पर जीवन का अंश हो, तभी बनेगा जैवमंडल। सिर्फ मिलन हो जाना ही बड़ी बात नहीं है, ये तीनों ही स्थितियाँ यहाँ मिलती हैं, मतलब जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, उसके साथ साथ यहाँ किसी जीवित प्राणी का होना आवश्यक है, तब ये जैवमंडल कहलाएगा। अगर यहाँ कोई जीवित प्रजाति नहीं है और ये तीनों स्थितियाँ पाई जाती हैं तो ये जैवमंडल नहीं कहलाएगा। और सरल भाषा में अगर देखें तो ये बायोमों का एक समूह होता है। बायोम अपने आप में खुद ही जटिल होते हैं और ये उससे भी ज़्यादा जटिल और विस्तृत चीज़ है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन मौजूद हो सकता है, यह वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये तीनों को यहाँ साथ में लेकर चलता है। यह जो क्षेत्र है ये जैवमंडल कहलाता है। खास बात क्या है कि जीवन यहाँ मौजूद होना चाहिए, यह आवश्यक है। यह ध्रुवों पर अनुपस्थित है, हालांकि ध्रुव पर भी जहाँ जीवन की उपस्थिति है वहाँ जैवमंडल है। कभी कभी कवक और बैक्टीरिया, ये बीजाणु यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन केवल निष्क्रिय रूप में, मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं वहाँ पे कवक और बैक्टीरिया की उपस्थिति कभी कभी होती है, लेकिन यह भी निष्क्रिय होते हैं क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा कम होता है कि वहाँ सक्रियता नगण्य हो जाती है। तो जो भी जीव प्रजातियाँ होती हैं वो निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती हैं, तो इनकी सक्रिय भागीदारी होनी जरूरी है और इनका जीवित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से बनेगा बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। तो जैवमंडल के बारे में हमने यहाँ चर्चा की और इसके साथ ही हमारा जो पहला अध्याय था वो यहाँ समाप्त होता है। हमने इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अलावा पारिस्थितिकी और अपने पर्यावरण को काफ़ी विस्तार से देखा और पर्यावरण पर जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनके क्या विनाशकारी असर पड़ रहे हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। अब जो अगला अध्याय है, अध्याय 2 जो है हमारे सामने, उसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों का अध्ययन करेंगे और आगे की जो कथा है उसे जानेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।